सबसे पहले शुरुआत मौसम के मिजाज की खबर के साथ करते हैं, क्योंकि देखिए हमारे पीछे अगर हमारे बीजेपी आपको दिखा पाए कैमरा पर्सन किस तरीके से धुंध और कोहरा छाया हुआ है, तो उत्तर भारत में प्रचंड ठंड और कोहरे की मार पड़ रही है। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में घना कोहरा लोगों के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है। जी हाँ, और लगातार बढ़ते दिनों के साथ में ठंडक और कोहरा लगातार बढ़ता जा रहा है। कम विजिबिलिटी के चलते सड़क पर वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगती हुई नजर आती है। रेल हो या हवाई यातायात बुरी तरह से प्रभावित है। मौसम विभाग तो ये भी अलर्ट जारी कर चुका है कि आने वाले दिनों में चाहे वह दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान या उत्तर प्रदेश समेत ऐसे 14 राज्य हैं जहां पर कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को आने वाले दिनों में मुश्किल और का सामना करना पड़ सकता है। उत्तर भारत के राज्य कड़ाके की ठंड और कोहरे की मार झेल रहे हैं। ठिठुरन के चलते लोगों का हाल बेहाल है। पारा लगातार गिरने से रोजमर्रा के काम करने में लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 27 दिसंबर से दिल्ली एनसीआर में कोहरे की शुरुआत हुई और फिलहाल इससे राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में अगले 5 दिनों तक बहुत घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। दिल्ली में शुक्रवार यानी आज के लिए रेड अलर्ट और कल यानी 30 दिसंबर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कोहरे के चलते सड़कों पर वाहन रेंगते दिखाई दिए, जिसके चलते कई जगहों पर जाम जैसे हालात पैदा हो गए। घने कोहरे के चलते रफ्तार पर ब्रेक लगी रही। गाड़ियां फॉग लाइट के सहारे रेंगती नजर आईं। रेल और विमान सेवाएं भी बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। दिल्ली की ओर आने वाली ज्यादातर ट्रेनें लेट चल रही हैं। खराब मौसम का असर फ्लाइट्स पर भी दिख रहा है। सर, मैं बॉम्बे जा रही थी इंडिगो की फ्लाइट से, तो वो फॉग के कारण जो फ्लाइट थी वो कैंसिल हो गई। तो अब हमें पता नहीं है कि कब जाएगी। वो स्टाफ बोल रहा था कि हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे जब भी फ्लाइट जाएगी। मौसम विभाग की माने तो कोहरे का ये कहर आने वाले कुछ दिनों तक यूं ही जारी रह सकता है। अगले 2 दिनों तक पूरा उत्तर भारत कोहरे की आगोश में रहेगा। वहीं नए साल में बारिश के बाद कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश समेत 14 राज्यों में कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया है। दिल्ली के अलावा पंजाब और हरियाणा में भी रेड अलर्ट है। तो ये रिपोर्ट तो हमने अपने दर्शकों को दिखाई है श्वेता, और ये स्पष्ट हो जाता है कि पहाड़ों पर बर्फबारी और उसका प्रभाव जो है मैदानी इलाकों में नजर आता है। राजधानी दिल्ली का क्या हाल है, जल्दी से रुक कर लेते हैं। अभिषेक राज इस समय हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। अभिषेक, आप जिस जगह पर मौजूद हैं जरा बताइए, क्योंकि 2 दिन पहले तो बहुत ही ज्यादा लोगों की परेशानियां बढ़ रही थी, विजिबिलिटी बहुत कम थी। आज क्या कंडीशन है? देखिए, बिल्कुल कोहरे की मार ने पूरे उत्तर भारत, दिल्ली सहित जो पूरा इलाका है उसको अपने चपेटे में लिया हुआ है। अभी डीएनडी पे हम मौजूद हैं। दिल्ली को नोएडा से जोड़ने वाला ये रोड है और मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट रिक्वेस्ट करूंगा अवस्थी जी से कि आपको दिखाएं। देखिए सामने अगर आप देखेंगे तो गाड़ियां बेहद ही धीरे गति में जो है इस रोड को क्रॉस करती हुई नजर आ रही है। अमूमन क्या होता है कि इस रोड के ऊपर जो स्पीड है गाड़ियों की वो काफी ज्यादा तेज होती है, लेकिन कोहरे की जो मोटी चादर है वो यहाँ पे देखने को मिल रही है। यही कारण है कि जो गाड़ियां हैं वो रेंगते हुए यहां से गुजर रही हैं। इसके अलावा अगर मौसम के तापमान की बात करें तो तापमान जो है वो 7 से 8 डिग्री तक आज जो है वो न्यूनतम रिकॉर्ड किया जाएगा। वही जो मैक्सिमम तापमान है वो 20 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। इसके अलावा दिल्ली और उत्तर भारत के पंजाब, हरियाणा जैसे राज्यों में जो रेड अलर्ट है तो उसकी भी जो घोषणा है वो हो गई है। इसके अलावा 1 तारीख के बाद ये बताया जा रहा है कि बारिश का अनुमान है और बारिश के बाद दिल्ली में विशेष रूप से जो कड़ाके की ठंड है वो पड़ेगी। ऐसे में लोगों को ये सलाह दी जा रही है कि तो फिर तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी और जाहिर तौर पर बाहर ना निकले। उसके बाद लोगों को ठंड और भी ज्यादा ठिठुराएगी। वैसे दिल्ली एनसीआर के लोगों समेत जितने भी उत्तर भारत के राज्य हैं जहां कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लोगों को इस ठंड की वजह से काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और कुहास जो कोहरा है उसकी वजह से गाड़ियों की रफ्तार पर भी ब्रेक लगी है, यातायात प्रभावित हुआ है। शुक्रिया आपका अभिषेक राज इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन श्वेता, एक तरफ दिल्ली एनसीआर में तो कड़ाके की ठंड है, लेकिन अगर शामली की बात करें तो यहाँ पर ऐसी सियासी गहमा गहमी हुई कि वहाँ पर पारा बहुत ज्यादा हाई हो गया। दरअसल शामली में एक बैठक के दौरान 2 पार्षद आपस में भिड़ गए। बिल्कुल, अब पार्षदों के बीच हाथापाई क्यों हुई, उसके बाद क्या एक्शन इस पर लिया गया, क्या माहौल उसके बाद बना, ये सब कुछ देख लेते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। यूपी के शामली से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां नगर पालिका की समीक्षा बैठक के दौरान बीजेपी के ही पार्षदों के बीच हाथापाई शुरू हो गई।
देखते ही देखते हंगामा इतना बढ़ गया कि पार्षद कुर्सियों पर चढ़ गए और मारपीट शुरू कर दी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल बैठक के दौरान किसी मामले को लेकर बहस शुरू हुई और देखते ही देखते बात मारपीट तक पहुंच गई। वीडियो में पार्षदों को धक्का मुक्की करते, गालियां देते साफ देखा जा सकता है। कुछ पार्षद कुर्सियों पर चढ़कर हंगामा करते दिखाई दिए, वहीं कुछ पार्षद उन्हें नीचे खींचने की कोशिश कर रहे हैं। इस दौरान पुलिस बीच बचाव करती दिखाई दे रही है। इस घटना को लेकर अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधा है। सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने लिखा कि जब विकास कार्य हुए ही नहीं तो समीक्षा बैठक में और क्या होता। इसलिए शामली में सभासदों के बीच जमकर शारीरिक प्रहारों का आदान प्रदान हुआ। भाजपा राज का सबक, समीक्षा बैठक में अपनी सुरक्षा का प्रबंध स्वयं करके आए। पार्षदों के बीच हुई मारपीट के बाद बोर्ड बैठक को स्थगित कर दिया गया है। नैना, जब से राजस्थान में नई सरकार बनी है, उत्तर प्रदेश की तर्ज पर राजस्थान में भी बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। अपराधी जितने भी है, अब पीले पंजे का खौफ उन्हें भी डराने लगा है। बिल्कुल, और यही वजह है कि राजस्थान में बुलडोजर एक्शन हुआ तो जमकर बवाल भी हुआ। आखिर कहां पर बुलडोजर चला है राजस्थान में, किस गैंगस्टर की आफत आई है और आखिर हंगामा क्यों बरपा, ये पूरी रिपोर्ट देखिए। गुरुवार को जयपुर में सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड के आरोपी शूटर रोहित राठौड़ के ठिकानों पर पीले पंजे का एक्शन देखने को मिला। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये कार्रवाई हुई है। ये घर है, रोहित राठौड़ का घर है। गिरधारी सिंह राठौड़ उनके पिता का नाम है और ये प्लॉट नंबर 11 सुंदरनगर खातीपुरा में ये कार्रवाई फिलहाल की गई है। ये देखिए, यहाँ पर ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। पूरी टीम यहाँ पर पहुंची थी और कार्रवाई को यहाँ पर अंजाम दे दिया गया है। परिवार वाले भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा सकते हैं यहाँ से। ये देखिए, मैं अपने विजय से कहूँ, विजय भवानी जरा आपको तस्वीरें दिखाएं। अंदर की भी, अंदर परिवार वाले मौजूद हैं। उस वक्त जब हम यहाँ आए थे, जिस दिन हत्याकांड हुआ था, उस दिन परिवार का कोई भी व्यक्ति यहाँ पर नहीं था। यहाँ ताला लगा हुआ था और फिलहाल अब ये कार्रवाई को अंजाम नगर निगम जयपुर की तरफ से दे दिया गया है। सामने बने हुए अतिक्रमण और पूरे क्षेत्र को यहाँ से तोड़ा गया, हटा दिया गया है। दरअसल नागौर जिले के मकराना के पास जूसरी गांव के रहने वाले रोहित राठौड़ का खातीपुरा इलाके में मकान है, जिसे उसके पिता गिरधारी सिंह राठौड़ ने खरीदा था। रोहित अपनी मां के साथ इस मकान में रहता था। आरोप है कि राठौड़ ने यहां अवैध निर्माण करते हुए जमीन पर कब्जा कर रखा था। इस पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए घर के सामने कब्जा किए गए हिस्से को खंडहर में तब्दील कर दिया। इस दौरान भारी पुलिस बल की तैनाती देखने को मिली। इस दौरान परिवार के लोगों ने विरोध भी जताया, लेकिन पुलिस के आगे उनकी एक न चली। सुंदरनगर की ये तस्वीरें हैं जहां पर रोहित राठौड़ का घर है और ये उस मुख्य आरोपी में शामिल है जो सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड में थे। और देखिए, ये कार्रवाई हो गई है। ये देखिए, यहाँ से ये जो बाहर टॉयलेट बनाया हुआ था उसको तोड़ा जा रहा है। 5 फीट का ये एरिया डिमार्केशन किया गया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये और एक घर में काफी गहमा गहमी बढ़ गई है। ये देखिए, ये अंदर की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये पुलिस के साथ हाथापाई की तस्वीरें, पुलिस के साथ हाथापाई की तस्वीरें। ये महिलाएं देखिए, और ये महिलाएं यहाँ विरोध करती हुई नजर आ रही हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जयपुर के सुंदरनगर की तस्वीरें, रोहित के घर की तस्वीरें हैं जो मुख्य आरोपियों में शामिल है सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड में। और सबसे पहले टाइम्स नाउ भारत ने उस वक्त आपको ये तस्वीरें दिखाई थी, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये कार्रवाई और कार्रवाई के दौरान ये पुलिस के साथ झूमा झटके की तस्वीरें। मेरे आदमी की कमाई का घर है। आपने कोई नोटिस नहीं दिया? घर कैसे तोड़ सकते हैं? ये मेरा आदमी की कमाई का घर है, मेरे बेटे की कमाई का नहीं है घर। आपको बता दें कि रोहित राठौड़ ने अपने साथी नितिन फौजी के साथ मिलकर 5 दिसंबर को जयपुर के श्याम नगर इलाके में रहने वाले सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी थी। इसी मामले में रोहित और नितिन सहित अन्य आरोपी अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में बंद हैं।
तो राजस्थान में किस तरह से जमकर बवाल हुआ है बुलडोजर एक्शन को लेकर, ये तो हमने देखा। चलिए राजस्थान से आपको लेकर चलते हैं माया नगरी मुंबई। यहाँ पर भी जमकर अफरा तफरी मची। दरअसल नवी मुंबई में एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। बिल्कुल, और हालात ये बने रहना वहां पर कि आसमान भी सुर्ख लाल नजर आने लगा। आग की लपटों ने किस कदर यहाँ पर तांडव मचाया, देखिए रिपोर्ट में आप। आग की इन भयंकर लपटों से नवी मुंबई में हड़कंप मच गया। ये भयंकर आग लगी थी नवी मुंबई के तलुजा इंडस्ट्रियल की एक केमिकल फैक्ट्री में। केमिकल फैक्ट्री में आग इतनी भयानक लगी थी कि इसकी लपटें आसमान को छू रही थीं। वहीं आग की इन लपटों को कई किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता था। केमिकल फैक्ट्री में आग इतनी भीषण थी कि इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पूरा आसमान सुर्ख लाल दिखने लगा था। केमिकल फैक्ट्री में आग लगने से आसपास की फैक्ट्रियों में भी दहशत मच गई थी। उन्हें डर था कि आग की लपटें कहीं दूसरी फैक्ट्रियों को भी अपनी चपेट में ना ले ले। फैक्ट्री में लगी आग से मची अफरा तफरी के बाद लोगों ने इसकी सूचना फायर ब्रिगेड और लोकल पुलिस को दी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिश में जुट गईं। फायर ब्रिगेड जब तक फैक्ट्री में लगी आग को बुझा पाती, तब तक आग से फैक्ट्री को बड़ा नुकसान हो चुका था। हालांकि केमिकल फैक्ट्री में आग कैसे लगी, इसका फिलहाल पता नहीं चल सका है। फायर ब्रिगेड कर्मचारियों को शक है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से फैक्ट्री में ये आग लगी हो सकती है। वहीं गनीमत ये रही थी कि इस हादसे में देखिए यहाँ पर एक दुखद हादसा हुआ। इसी तरह का एक हादसा राजस्थान में भी देखने को मिला। राजस्थान में तो रफ्तार का कहर झुंझुनू में था, जहाँ पर एक तेज रफ्तार कार दीवार से जा टकराई और पूरी कार के परखच्चे उड़ गए। तो ये कार कहाँ जा रही थी, इसमें सवार लोगों का क्या हुआ, क्या वो बच पाए या उनमें से कुछ घायल हुए, पूरा अपडेट क्या है इस सड़क हादसे को लेकर के, वो इस रिपोर्ट के जरिए आपको बता देते हैं। राजस्थान के झुंझुनू में दर्दनाक हादसा हुआ है। यहाँ तेज रफ्तार कार हादसे का शिकार हो गई। चिड़ावा झुंझुनू रोड पर हुए इस हादसे के बाद अफरा तफरी मच गई। हादसा इतना भयंकर था कि कार के परखच्चे उड़ गए, जिसमें फंसे युवकों को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला जा सका। जानकारी के मुताबिक तेज रफ्तार कार पहले दीवार से टकराई और फिर बेकाबू होकर पेड़ से जा टकराई। कार में 4 लोग सवार थे। इस दर्दनाक हादसे में कार सवार 2 युवकों की मौत हो गई। वहीं 2 घायलों को झुंझुनू के BDK अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जानकारी के मुताबिक हादसे के शिकार सभी लोग हरियाणा के रहने वाले बताए जा रहे हैं और ये लोग सीकर जा रहे थे। ओज 2 से कुछ ही दूरी पर अचानक कार के सामने जानवर आ गया, जिसे बचाने के चलते कार चालक ने नियंत्रण खो दिया और तेज रफ्तार कार सड़क के किनारे पेड़ से जा टकराई। हादसे में कार सवार मोनू और अनिल की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। पोस्टमार्टम के बाद शवों को परिवारों को सौंप दिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। अब खबर उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर की दिखा देते हैं, जहां कुछ अज्ञात लोगों ने नगर पंचायत कार्यालय पर पथराव कर दिया और इस पथराव के दौरान एक महिला पुलिसकर्मी समेत नगर पंचायत के कई कर्मचारी घायल हो गए। लेकिन आखिर ये लोग कौन थे, क्या उद्देश्य था? नगर पंचायत जब बैठक चल रही थी, इस दौरान इस पूरे बवाल की और इस बैठक से क्या इन लोगों का कोई कनेक्शन भी निकलकर सामने आया है? सब लोगों के मन में सवाल है। आपको पूरी खबर दिखाएंगे। यूपी के अंबेडकर नगर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब कुछ अज्ञात लोगों ने नगर पंचायत कार्यालय पर पथराव कर दिया। इस दौरान महिला पुलिसकर्मी समेत नगर पंचायत के कई कर्मचारी घायल हो गए। पथराव के चलते नगर पंचायत के चेयरमैन की गाड़ी के शीशे टूट गए। इस दौरान जगह जगह पत्थर बिखरे दिखाई दिए। दरअसल बोर्ड बैठक के दौरान अशरफपुर किछौछा नगर पंचायत के अध्यक्ष बीजेपी नेता ओमकार गुप्ता ने सभासद को जमकर पीट दिया था। दलित सभासद को घसीटकर मारते हुए वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद सभासद ने थाने पहुंचकर अध्यक्ष के खिलाफ तहरीर दी थी। आरोप है कि सभासद ने एक महिला सभासद के साथ अभद्रता की थी, जिसके बाद विवाद बढ़ता चला गया। खबर के मुताबिक इसके बाद भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने नगर पंचायत कार्यालय का घेराव किया और नारेबाजी करते हुए पथराव कर दिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो
जैसे श्वेता, जब राजस्थान के चुनाव के रिजल्ट्स आए थे, हमने देखा कई नेता, कई एमएलए किस तरह से पूरी तरह से एक्शन मोड में थे। उसी में बाल मुकुंद आचार्य वो एक बार फिर से एक्शन मोड में नजर आते हैं और इस बार नॉनवेज की जो अतिक्रमण की गई दुकानें हैं उसको लेकर वो पुलिस से ही भिड़ गए। और बाल मुकुंद आचार्य को इतना गुस्सा आया पुलिस वालों पर कि उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि अगर आप अवैध अतिक्रमण को नहीं रोक सकते तो ऐसे पुलिस वालों के लिए बॉर्डर पर काफी जगह है। देखिए आप। जयपुर की हवा महल सीट से बीजेपी विधायक बाबा बाल मुकुंद आचार्य सड़क किनारे नॉनवेज की दुकानों और उनके द्वारा किए गए अतिक्रमण को लेकर एक बार फिर भड़क गए। बाबा बाल मुकुंद का भड़कना इसलिए भी लाजमी था कि समुदाय विशेष की नॉनवेज की दुकान ने सड़क तक अतिक्रमण कर रखा था, जिससे लोगों को जाम का सामना करना पड़ रहा था। और आज इस जाम में जब खुद बाल मुकुंद फंसे तो पुलिस को मौके पर बुलाकर आग बबूला हो गए। ये नाला इसका है क्या? ये लकड़ क्यों लगा रखा है? यार इससे लकड़ लगा रखी है, इससे लकड़ लगा रखी है, फुटपाथ पे कब्जा कर रखा है इसका। वो पड़ोसी भी रखा है क्या धुआं से उसके लगा के नॉन वेज बेच रहा हूँ। नॉन वेज या सजा रखा है, इससे कानून नियम को पूछो। इतना ही नहीं, स्थानीय पुलिस को विधायक बाल मुकुंद कई बार अवैध अतिक्रमण हटाने को लेकर कह चुके हैं, लेकिन जब अतिक्रमण नहीं हटा तो पुलिस वालों को ये तक कह दिया कि अगर ये आपका काम नहीं तो बॉर्डर पर आप लोगों के लिए काफी जगह है। इन्होंने तो कह दिया मेरा काम नहीं है, इनका तो नहीं है, फिर किसका काम है ये बता दो। खड़ा रहेगा यहाँ, ये तो इनके बाद एक ही जवाब, मेरा काम नहीं है। आपका काम नहीं तो वैसा जा सकते हैं, बहुत जगह बॉर्डर दो बार कह दिया आपने, नहीं हुआ, नहीं हुआ साहब, नहीं हुआ। अरे बाहर देखे लटकाए हुए, नहीं हुआ, रोज कह के जाता हूँ यहाँ पर, आप झूठ और बोलते हो। जयपुर के हवा महल सीट से बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य तब सुर्खियों में आए थे जब चुनाव जीतने के तुरंत बाद सड़क किनारे नॉनवेज की दुकान और अवैध अतिक्रमण को हटाने को लेकर फोन पर अधिकारियों को चेतावनी दी थी। और चांदी की टकसाल पर रोड पे सारी नॉनवेज की दुकान कृपया हटा दीजिए, इनके लाइसेंस चेक करिए। नहीं कहते नहीं हो, मैं आपसे शाम को रिपोर्ट लूंगा, आप मुझे देंगे या मेरे को आना पड़ेगा आपके ऑफिस लेने? लेकिन नॉनवेज रोड पे बेच सकते हैं क्या खुले में? नहीं, रोड पे नॉनवेज बेच सकते हैं क्या खुले में? हाँ या ना बोलो, लाइव हो आप तो आप समर्थन कर रहे हो इनका? तुरंत प्रभाव से नॉनवेज के सारे जितने भी ठेले रोड पे लगे हैं, रोड पे बना रहे हैं, ये नहीं दिखने चाहिए। मैं शाम को रिपोर्ट लूंगा आपसे, मुझे नहीं मतलब है मेहरानिया जी कौन अधिकारी है। अवैध नॉनवेज की दुकानों के जरिए सड़क और फुटपाथ पर अवैध अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ विधायक बाल मुकुंद का गुस्सा एक बार फिर फूट पड़ा है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, कूटनीतिक मोर्चे पर भारत की बड़ी जीत हुई है। कतर में मौत की सजा पाए 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों की मौत की सजा पर रोक लगा दी गई है। जी हाँ, और ये बड़ा कदम जो है कहा जा सकता है भारत के लिए, भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत। आपको बताते चले इस खबर के बाद में जो पूर्व नौसैनिकों के परिवार ने राहत की सांस ली है। जिस तरह से इन पूर्व नौसैनिकों को फांसी की सजा कतर की तरफ से सुनाई गई थी, भारत की तरफ से पहल करने के बाद में, हस्तक्षेप करने के बाद में अब फांसी की सजा पर रोक लगा दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत हुई है। कतर में कथित तौर पर जासूसी के आरोपी 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों की फांसी की सजा पर वहां की अदालत ने रोक लगा दी है। अब इन भारतीयों को फिलहाल जेल में रहना होगा। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की है। कतर की कोर्ट ऑफ अपील ने गुरुवार को फैसला सुनाया तो जेल में बंद भारतीय नौसैनिकों के परिवारों के चेहरों पर रौनक लौट आई। क्या कहना चाहिए? भाई हम लोग तो बहुत बहुत अभिलाषी हैं कि भारत सरकार ने हमारी मदद की, हमारे केस को सुना और इनके कॉज के लिए सरकार ने पूरी एफर्ट्स की, जितना भी हो सकता था सब लोगों ने अच्छा किया। और उसके बाद हमें तो ये लग रहा है कि इनकी एफर्ट से ये सज़ा माफ़ होगी, गवर्नमेंट की वजह से ही। सुनवाई के दौरान भारत के एम्बेसडर अदालत में मौजूद थे। उनके साथ सभी नौसैनिकों के परिवारों के सदस्य भी थे।
भारत ने इसके लिए स्पेशल काउंसिल नियुक्त किए थे। भारत के 8 एक्स नेवी ऑफिशियल्स को इजराइल के लिए जासूसी के आरोप में कतर ने पकड़ा था। उन्हें सजाए मौत सुनाई गई थी। हालांकि कतर ने कभी आरोप सार्वजनिक नहीं किए। 30 अक्टूबर को इन 9 सैनिकों के परिवारों ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की थी। दिसंबर की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के शासक शेख तमीम बिन हमद अल थानी से मुलाकात की थी। मुलाकात के एक दिन बाद 2 दिसंबर को पीएम मोदी ने ट्वीट किया, दुबई में COP28 शिखर सम्मेलन के मौके पर कतर के अमीर महामहिम शेख तमीम बिन हमद अल थानी से मिलने का अवसर मिला। द्विपक्षीय साझेदारी की संभावना और कतर में भारतीय समुदाय की भलाई पर हमारी अच्छी बातचीत हुई। पीएम मोदी की यही अच्छी बातचीत कतर में सजा पाए 8 एक्स नेवी ऑफिशियल्स के लिए अच्छी खबर तो लाई ही, पूरी दुनिया में भारत की साइलेंट पावर का डंका भी बजा दिया। भारत की बात मानने के लिए कतर को क्यों मजबूर होना पड़ा, इसकी भी बड़ी वजह है। सबसे पहली वजह तो ये कि भारतीय अफसरों पर लगे जासूसी के आरोप ही गलत थे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो भारतीय एक्स नेवी अधिकारियों पर जिस 4 अरब यूरो की डिफेंस डील में जासूसी के आरोप लगे थे वो इटली के साथ थी, और इटली के साथ भारत की केमिस्ट्री दुनिया जानती है। इटली ने भी कतर को भारतीयों की सजा पर दोबारा सोचने के लिए कहा था। खबर ये भी है कि भारतीयों पर कार्रवाई के बाद कतर पर इंडिया की ओर से अमेरिका ने भी कतर पर सजा कम करने या खत्म करने के बाबत बातचीत की थी। भारत में विपक्षी दल जो इस मामले पर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे थे, उनको भी झटका लगा है। फिट इंडिया का सुपरहिट बुलेटिन। और देखिए, दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई शहरों में घना कोहरा छाया हुआ है और उसी को देखते हुए कल योगी आदित्यनाथ की जो अयोध्या का उनका दौरा था उसे रद्द करना पड़ा था। और इसके बाद जानकारी यह है कि आज अयोध्या का दौरा करेंगे, क्योंकि कल प्रधानमंत्री मोदी की जो यात्रा है उसको लेकर के आज वो तैयारियों का जायजा लेंगे। दरअसल कल एक और बड़ी सौगात अयोध्या वासियों को मिलने जा रही है खास तौर से, लेकिन सीएम योगी जब आज यहाँ पर पहुंचे हैं तो उनका आज का कार्यक्रम क्या क्या रहने वाला है। प्रधानमंत्री कल यानी जब 30 दिसंबर को यहाँ पर पहुंचेंगे तो क्या नई सौगात होगी, क्या तैयारियां हैं, वो चलिए आपको एक रिपोर्ट के जरिए जल्दी से दिखा देते हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए लगे। 30 दिसंबर को पीएम मोदी के दौरे से पहले सीएम योगी आज अयोध्या पहुंच रहे हैं। सीएम योगी गुरुवार को ही अयोध्या जाने वाले थे, लेकिन कोहरे की वजह से दौरे को रद्द करना पड़ गया, जिसके बाद सीएम योगी आज अयोध्या के दौरे पर रहेंगे, जहां वो पीएम मोदी के प्रस्तावित दौरे को लेकर चल रही तैयारियों का न सिर्फ जायजा लेंगे बल्कि इसे लेकर समीक्षा बैठक भी करेंगे। सीएम योगी अयोध्या पहुंचने के बाद रामलला के दर्शन पूजन करेंगे। इसके बाद आयुक्त सभागार में 30 दिसंबर के पीएम मोदी के दौरे को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर जरूरी तैयारियों का दिशा निर्देश देंगे। 30 दिसंबर को पीएम मोदी नया रेलवे स्टेशन, नया एयरपोर्ट के साथ कई बड़ी सौगात अयोध्या को देने वाले हैं। इसे लेकर कोई कमी न रह जाए, इसलिए मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक अयोध्या के विकास कार्यों पर नजर बनाए हुए हैं। सीएम योगी अयोध्या दौरे के दौरान पीएम मोदी की यात्रा को लेकर तमाम तैयारियां देखेंगे ही, इसके साथ राम मंदिर में चल रही प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी तैयारियों का भी जायजा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अयोध्या पहुंच रहे हैं। उसके पहले पूरे अयोध्या को सजाया संवारा जा रहा है। सिर्फ कल पीएम मोदी के लिए नहीं, 22 तारीख तक यहाँ पे बड़ी संख्या में मेहमान पहुंचेंगे, खास मेहमान जो देश से भी होंगे, विदेश से भी, और ऐसी खास तरह से साज सज्जा की जा रही है कि यहाँ पर आने वाले सभी लोगों को एक अलग अनुभूति हो। कहा जा रहा है कि त्रेता युग वाली अयोध्या नजर आएगी। बिल्कुल, त्रेता युग वाली अयोध्या तो नजर आ ही रही है, लेकिन साथ ही साथ परंपरा और आधुनिकता का एक अनूठा संगम भी देखने को मिलेगा। राम राष्ट्रोत्सव में आपको तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं। नाइट टूरिज्म को लेकर के किस तरीके से वहां विकास कार्य किए जा रहे हैं, रात में कैसे जगमगाती है रामनगरी, आपको दिखाते हैं हमारे सहयोगी गौरव श्रीवास्तव की एक रिपोर्ट के जरिए।
नाइट टूरिज्म की तर्ज पर अयोध्या के बाजारों को विकसित किया जा रहा है। रात में अगर आप अब के अयोध्या को देखेंगे तो सड़कें जगमगाती मिलेंगी। दुकानें बंद होने के बाद उनके शटर पर बने स्वास्तिक, ओम और तमाम धार्मिक चिन्ह आपको धर्म नगरी अयोध्या का अलग एहसास कराएगी। आज उस अयोध्या में अगर आप रात में बाजारों में घूमेंगे तो आपको ये खूबसूरती देखने को मिलेगी। यहाँ पर जितनी बाजारें हैं उनको प्राधिकरण द्वारा एक खूबसूरती जो दी गई, सभी हिंदू धार्मिक चिन्ह, सनातन धार्मिक चिन्ह जो हैं वो आपको यहाँ पर इस तरह से बंद इमारतों पर, बंद दुकानों के शटर पर नजर आएंगे। न जय श्री राम लिखा हुआ है, सूर्य बने हुए हैं, स्वस्तिक का चिन्ह बना हुआ है। और ऐसे ही अगर आप आगे की तरफ बढ़ेंगे तो जितनी भी पुरानी इमारतें थी उन पर इस तरह की लाइटिंग जो है वो की गई है कि अगर आप रात के वक्त भी कोई राम भक्त या अयोध्या आने वाला कोई भी श्रद्धालु यहाँ पर आए तो उसे रात में इस बात को महसूस कर सके कि वो वाकई में अयोध्या नगरी में घूम रहा है। अयोध्या में जो मंदिर जर्जर हो चुके थे उनका भी कायाकल्प किया गया है, जिसे देखकर हर कोई हैरान है। देखिए ये पुरानी जो इमारत थी, ये बिल्डिंग जो है ये दरअसल एक मंदिर था, वैद्य जी का मंदिर, बहुत ही जर्जर हालात में। और अगर आप पहले यहाँ से गुजरते तो यहाँ पर सिवाय अतिक्रमण और गंदगी के बहुत कुछ ज्यादा नहीं हुआ करता था। लेकिन अब जिस तरह की लाइटिंग और जिस तरीके का एक विकास का कार्य जो है वो यहाँ पर अयोध्या में किया गया है, वो न सिर्फ अयोध्या आने वाले राम भक्तों को नए राम जन्मभूमि के मंदिर में दर्शन करने के लिए आकर्षित कर रहा है, उन्हें लालायित कर रहा है, बल्कि रात के वक्त में भी अगर वो यहाँ पर सैर सपाटे के लिए निकलना चाहें, वो यहाँ पर रात्रि भ्रमण के लिए निकलना चाहें तो इन खूबसूरत लाइटों के साथ, इन खूबसूरत तस्वीरों के साथ न सिर्फ वो फोटो खिंचवा सकते हैं बल्कि सुरक्षा को महसूस करते हुए अपनी यात्रा भी पूरी कर सकते हैं। अयोध्या धाम स्टेशन भी अब लाइटों से जगमगाने लगा है। नए अयोध्या धाम स्टेशनों को एयरपोर्ट की तर्ज पर बनाया गया है। श्री राम की नगरी अयोध्या पुराने दौर से निकलकर एक नए दौर में प्रवेश कर रही है और हम आपको तस्वीर उन दो दौरों की दिखाएंगे। पहले पीछे जो आप ये बिल्डिंग देख रहे हैं, ये अयोध्या रेलवे स्टेशन की पुरानी बिल्डिंग है जो बेहद छोटी और कम सुविधाओं युक्त थी, जिस पर अगर आप देखें तो तमाम वो आधुनिक सुविधाएं मौजूद नहीं थी जो तमाम बड़े रेलवे स्टेशन पर इस वक्त मौजूद हैं। लेकिन उसके ठीक बगल अगर आप देखें तो दूसरा अयोध्या धाम जंक्शन जो है वो बनकर तैयार है, जो इस वक्त रंगीन रोशनी से नहाया हुआ आपको दिख रहा है। और ये रेलवे स्टेशन का पहला चरण है जिसका उद्घाटन 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो करेंगे। दिन में अयोध्या की भव्यता दिखती है तो रात में अयोध्या और भी खूबसूरत दिखती है। अब अयोध्या को नाइट टूरिज्म के तौर पर भी विकसित किया जा रहा है। और इसके अलावा देश की कौन सी बड़ी